ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इमिडिएटली आप आफ्टर द सेकंड फुट नोट, बिना किसी चेंजेस के अगर आप वही कंटेंट लिख रहे हो, उसी पर्टिकुलर सोर्स से लिख रहे हो, तो आईबिड आएगा। अब ये नहीं है कि आपको फिर से पूरा सोर्स आप लिखो नीचे, तो बहुत ही मैसी हो जाएगा, आप एक ही चीज को बार बार फुट नोट में डाल रहे हो सोर्स को। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, मैं व्हाट्सएप करती हूँ, मैं स्लाइड के थ्रू समझाना चाहती थी पर आज हो नहीं पाया बेटा। जब आपका सोर्स क्या है, सेम होगा, ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, आईबिड, ठीक है। और आईडी कब लिखोगे आप, जब आपका सोर्स तो सेम है बट क्या चेंज हो रहा है बताओ, पेज नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो मैंने उसमें डाला है आपके ग्रुप पे, आईडी जब होता है तब सोर्स तो आपका सेम हो गया, बट जहां से आपने सोर्स लिया है उसका पेज नंबर चेंज हो गया, ठीक है। हम्म, अब आ जाते हैं सुप्रा पे। अभी समझ में नहीं आएगा तो एकदम कल स्लाइड से बता देंगे। अभी ये जान लो, अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो वर्क तो ये डाल सकते हैं, ठीक है। पूरी पूरी फिर से साइटेशन डालने की आपको जरूरत नहीं है, वो सोर्स, ठीक। अब सुप्रा क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने अपनी डेजर्टेशन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, डेजर्टेशन जब आप टाइप कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आपने कहीं पे जो सोर्स डाला, जैसे फुट नोट में, फुट नोट फॉर एग्जाम्पल ले लो 5, फुट नोट 5 का सोर्स आपने पूरा लिख दिया, ठीक है। आगे चल के आपकी डेजर्टेशन में वही वाला सोर्स क्या हो रहा है, फिर से आ रहा है, समझ रहे हैं। फुट नोट 5 पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सोर्स डाला और आगे आपकी डेजर्टेशन में फिर से क्या हो रहा है, वही सोर्स आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सुप्रा नोट 5, समझे। सुप्रा नोट 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवाज आ रही है सबको, हेलो। अब सुप्रा नोट 5 क्यों लिखा, सुप्रा मतलब सेम सोर्स, कहाँ का सोर्स, जो नोट 5 में आपने लिख रखा है, फुट नोट 5 में, फुट नोट 5 में जो भी सोर्स है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपका जो सोर्स है और जो पेज नंबर है वो डिफरेंट हो गया, मतलब सोर्स वही है जो आपका फुट नोट 5 में है, तो आपने डाल दिया सुप्रा फुट नोट 5, ठीक है। बट क्या हुआ, आपका क्या हुआ यहाँ पे, जो पेज नंबर हो गया सोर्स के साथ, जैसे फुट JN पांडे का पेज नंबर 1 में से आपने लिया, उसको फिर से कोट कर दिया सुप्रा, यहाँ पे फुट नोट इसमें जो हमने डाला था वो हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। बट अब JN पांडे का जो अभी लिख रहे हो सोर्स तो सेम है, बट क्या हुआ यहाँ पे आपका पेज नंबर डिफरेंट हो गया, सुप्रा के साथ पेज नंबर डिफरेंट हो गया, ठीक है। सुप्रा मोस्टली हम तब लिखते हैं जब जैसे एक पेज नंबर 1 की बात हो गई और एक पेज नंबर 15 की बात हो गई या 52 की बात हो गई, ठीक है, दूर की चीजें हो गई। और पास वाली चीजों में ज्यादातर हम क्या लिखते हैं, आई बिड, आईडी, ठीक है। सुप्रा की बात हम तब कर सकते हैं जब हम दूर पेजेस पे हमारी चीजें मेंशन है। तो अगर हमारा पेज नंबर डिफरेंट हो गया तो सुप्रा नोट 5 एट 22, पेज नंबर 22 हो गया या 23, कुछ भी हो गया, XYZ। इतना समझ आ रहा है? हेलो, हेलो, ठीक है, हम स्लाइड के थ्रू तुम लोग को कल बता पाएंगे, जब हम लिख के बताएंगे ना तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे,
ठीक है। और कल क्योंकि तुम लोग ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। उसको हम एग्जाम्पल के तरीके से अभी जब तक लिख के नहीं बताएंगे तब तक समझ नहीं पाओगे। और जो साइट है वो कैसे लिखना है, विजिटेड डॉट लगाना है, किधर लगाना है, कॉमा किधर होगा, ठीक है। तो हम वो आप लोग को कल बताते हैं। तब तक अपना काम तो आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक। सारे इंस्टीट्यूट अगर खुल गए तो आपका यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगा। एग्जाम्स वगैरह होने लगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे ये सारे काम, ठीक है। क्योंकि जो कुछ पेपर्स पेंडिंग थे, जैसे कि मेरी सिस्टर का ही था, अब उसका 16 जून को कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक। तो अब जब एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, तो समझो आपका भी कब क्या खुल जाए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं जुडिशल कंट्रोल की, ठीक है। दो तरीके के कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फर्स्ट वन प्रोसीजर कंट्रोल, सेकंड क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। वॉइस आ रही है सबको? हेलो, ठीक है। नहीं आए तो वहाँ पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप, ठीक है। तो जुडिशल कंट्रोल है वो हम थोड़ा धीमे धीमे पढ़ेंगे, 2-3 क्लास लेंगे उसमें, ठीक। तो जो हमने उस दिन स्टार्टिंग करी थी जुडिशल कंट्रोल की अंडर इंडियन लॉ, वो ये था कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है डज नॉट गो बियॉन्ड द रीच ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऐसा कोई भी हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाने हैं या फिर ऐसा डेलीकेट नहीं करनी है पावर जो जुडिशियल रिव्यू के रीच के बियॉन्ड हो, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जुडिशरी एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर डेलीकेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो जुडिशरी का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल है किसके ऊपर, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे चेक एंड बैलेंस थ्योरी, वही वर्क कर रही है कि डेलीकेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल है कि कोई भी चीज़ आप अल्ट्रावायर्स नहीं कुछ भी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाओगे, ठीक है, या फिर पेरेंट एक्ट के अगेंस्ट नहीं बनाओगे। द वैलिडिटी ऑफ द डेलीकेटेड लेजिस्लेशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स ऑन सेवरल ग्राउंड। अब हमको यही बात करनी है कि वैलिडिटी, कोई भी जो रूल्स बाईलॉज बनाए गए हैं, एक्ट बनाया गया है, हम यहाँ पे एक्ट की भी बात करते हैं, ठीक है। तो उसकी वैलिडिटी क्या है, वो किस किस ग्राउंड्स पे चेक की जाएगी, वो सारी चीज़ें हमको जुडिशियल कंट्रोल के अंदर पढ़नी है कि क्या भाई कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर जो अपना जुडिशरी है वो वर्क करेगा, चेक करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था इन इंडिया द इनवैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मे अराइज फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब 3 रीजंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। तो जो इनवैलिडिटी है, यहाँ नेगेटिव टर्म यूज हुआ है, वैलिडिटी नहीं, इनवैलिडिटी है कि सही नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, 3 चीज़ें अगर होंगी तो हमको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो क्या है, इनवैलिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनवैलिडिटी की बात हो रही है ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इनवैलिडिटी कब होगी, जब ये 3 चीज़ें होंगी। तो इनमें से जो 3 चीज़ों में से फर्स्ट जो पॉइंट है वो आज हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट था ये उनका, द इनेबलिंग एक्ट और डेलीगेटिंग स्टेट्यूट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या, इनेबलिंग एक्ट की बात हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक। तो वही चीज़ अभी हम देखने वाले हैं कि जो इनेबलिंग एक्ट है, इनेबलिंग एक्ट क्या करता है, इट गिव्स पावर, ठीक है, किस हद तक लिमिट्स, कि किस हद तक आपको पर्टिकुलर चीज़ को डेलीगेट करना है, ये सबको पता है ना। हेलो, यस और नो? हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है सबको? हेलो,
हेलो, आप लोग की नहीं आ रही थी। अभी तक जो भी बोला सब सुनाई दे रहा था। कट अभी आ रही है। ठीक है, तो हम तीन चीज़ों की बात कर रहे थे जिसके ऊपर हमको जुडिशियल कंट्रोल पढ़ना है। द फर्स्ट थिंग कि जो सबसे पहले ये था कि इनवैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तीन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। अगर ये तीन चीज़ें अगेंस्ट हुई, दैट मीन्स जो पर्टिकुलर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो इनवैलिड है। हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। मतलब हम लेजिस्लेशन के ऊपर भी नज़र रखेंगे एक तरीके से कि वो किस हद तक डेलीगेट कर रहा है, क्या उसको पावर है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि द इनेबलिंग एक्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पावर देता है किस हद तक, किस लिमिट तक आपको पर्टिकुलर अपने जो पावर हैं उनको डेलीगेट करना है, लॉ मेकिंग पावर को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, द इनेबलिंग एक्ट और डेलीगेटिंग स्टेट्यूट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो जो सोर्स है वही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहली बात आपको लिखनी पड़ेगी अंडर जुडिशियल कंट्रोल कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो इनेबलिंग एक्ट है और जो या फिर डेलीगेटिंग स्टेट्यूट, दोनों का मतलब एक ही है, स्टेट्यूट हो गया या फिर एक्ट हो गया, उसका क्या है, बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो पावर दे रहा है किस हद तक दे रहा है, लिमिट्स उसकी क्या है, वो ही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सबसे पहले हम यही वाला मोड पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट मोड ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, दैट इज द इनेबलिंग एक्ट और डेलीगेटिंग स्टेट्यूट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कल हम कोशिश करेंगे आपको स्लाइड में शो करके पढ़ाएं और फिर सेंड कर देंगे, ठीक है। Where the enabling act or some of its provision under which delegating legislation is provided are in contravention of the constitution, the court would declare the act or its provisions, as the case may be, ultra vires। वॉइस आ रही सबको, ठीक है। तो हम फर्स्ट मोड पढ़ रहे हैं, तीन मोड हैं हम लोग को देखने हैं, उसमें से पहला मोड पढ़ रहे हैं जहाँ पे इनेबलिंग एक्ट जो पावर देता है वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो फर्स्ट मोड के अंदर जहाँ पे इनेबलिंग एक्ट या कुछ उसके प्रोविजंस अंडर विच क्या हुआ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड है, पावर्स दिए गए हैं, किस हद तक आपको करना है, आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें कहाँ के अंदर घूमती रहेंगी, आसपास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास घूमती रहेंगी, कि हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के क्या हो, अगेंस्ट हो, ठीक है। जो हम 13 के अंदर समझते आए हैं, आर्टिकल 13 में हमने उस दिन डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ये चेक करेगा कि भाई आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो सॉरी, जो भी इनेबलिंग एक्ट के अंदर आपकी जो पावर्स डिफाइन हुए हैं डेलीगेट करने वाले की, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर, मतलब कोई वायलेट तो नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, अगर करेंगे तो वो क्या होंगे, अल्ट्रा वायर्स होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको तीन चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, जो हम आपको क्योंकि हर बुक में जो जुडिशियल कंट्रोल है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया गया है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको किस तरीके से समझ में आएगा उसका बेस्ट तरीका हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसलिए हमने तीन में इसको डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है ताकि आपको जब हम बताएं तो आप अपने आंसर को सही से फ्रेम कर पाएँ, ठीक। तो पहले ही इसीलिए हम पहला पकड़े हुए हैं कि इनेबलिंग एक्ट और डेलीगेटिंग स्टेट्यूट क्या है, बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अंदर की ये बात बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई इनेबलिंग एक्ट की प्रोविजंस अंडर विच डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोवाइडेड है आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी बात ये कि वो ही कॉन्ट्रवेंशन है। अभी बात नहीं आई कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बॉडीज ने अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उनकी बात अभी हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जो लेजिस्लेशन ने जो इनेबलिंग एक्ट बनाया है, जिसके अंदर उसके पावर्स ड्राइव थे कि किस हद तक उसको डेलीगेट करना है अपना पावर, वो ही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स अराइज होते हैं वो ये है, इसके साथ हम केस लॉज भी देखेंगे आज। A law will be ultra vires if it violates a constitutional provisions where the law is unconstitutional on any of the ground it is devoid of any effect and is unenforceable। ये ऑब्वियस सी बात है, बार बार एक ही चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में घुमा घुमा के बताते रहते हैं। तो सेम चीज़ है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई भी आपने लॉ बनाया है तो वो क्या होगा,
अनइन्फोर्सिएबल होगा और अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर हो जाएगा। इट इज नाउ सेटल्ड दैट देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच डेलीगेशन मे नॉट गो। अब मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है जब हम बात कर रहे हैं इनेबलिंग एक्ट की, ठीक है, कि पावर्स आपने कितने हद तक दिए हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है कि हर चीज की एक लिमिट है, ठीक है। अब आप अपनी पावर्स एक हद तक ही, आपके पास जो लिमिट दी गई है, डिफाइन है, उसके अंदर रह कर ही आप उनको क्या कर सकते हो। वॉइस आ रही? हेलो, 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 हेलो दीक्षा, वॉइस आ रही कि चली गई थी कनेक्शन? हेलो, बहुत इशू हो रहा है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा? हाँ दीक्षा बताओ, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? ठीक है, तो घूम फिर के एक ही बात को बार बार यहाँ पे बताया गया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज जो बताई गई है, जो हमको पढ़ना है, जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर, दैट इज एनेबलिंग एक्ट अगेंस्ट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, जो बात हो रही है वो ऐसे ही नहीं हो रही है, केस लॉस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि द लिमिट इज दैट एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो लिमिट है उसके बियॉन्ड आपको क्या करना है, वर्क नहीं करना है। जो आपको डेलीगेशन की पावर दी गई है उसको आपको लिमिट के अंदर रहते हुए उसको डेलीगेट करना है। ये नहीं है कि आपको जो पावर दी गई है आपने अपनी पावर को क्या कर दिया, पूरा ही पूरा डेलीगेट कर दिया, मतलब आपने कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं, पूरी हाथ किसके कमान में सौंप दी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के हाथ में सौंप दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन है कि भाई आपको जो लिमिट्स दी गई हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंडर रहकर आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। द लिमिट इज दैट एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर विच कंसिस्ट इन द डिटर्मिनेशन और चॉइस ऑफ द लेजिस्लेटिव पॉलिसी। अब बात यहाँ पे आ जाती है पॉलिसी मेकिंग की, ठीक है। जो पॉलिसी मेकिंग है या फिर आप कह लो जो बाइंडिंग रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, यहाँ पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड बाइंडिंग रूल्स। ऐसे रूल्स जो कि आप अमेंड नहीं कर सकते। कौन अमेंड नहीं कर सकता? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। एक हद तक होती है, मतलब आप अंदर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो पर जो पेरेंट एक्ट है उसको आप टच नहीं कर सकते हो। अगर आपने इन सारी चीज़ों को डेलीकेट कर दिया या फिर जो मेन पॉलिसीज़ हैं जो बनाना आपका काम था, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम था, वो आपने क्या की, डेलीकेट कर दी, ठीक है। तब यहाँ पे बात आ जाती है और इस हद तक कर दी कि मतलब जो आपने इनेबलिंग एक्ट में आपने क्या डाल दी, पावर्स। पावर्स क्या डाल दी कि जो फर्दर आप डेलीकेट कर रहे हो जिस भी अथॉरिटी को, उसके पास ये पावर है फॉर अमेंडमेंट या फिर उसको किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एज डीम फिफ्थ, जैसा भी उसको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, उसको अप्लाई करवा सकता है या फिर चेंजेस ला सकता है ऑन द, समझ लो पेरेंट एक्ट के अंदर की बातें आपने इनेबलिंग एक्ट में मेंशन कर दी, मतलब अपनी पावर्स आपने खोल दी पूरी तरीके से, ठीक है। और किसको पावर्स दे दी आपने? आपने जिस बॉडी को डेलीकेट किया उसको दे दी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर वर्क करना है। किसको करना है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन को करना है, ठीक है। उसने अपनी पावर पॉलिसी मेकिंग की,
बाइंडिंग रूल्स की जो उनको फ्रेम करना था, उनकी पावर उन्होंने किसको दे दी? डेलीगेटिंग बॉडी को दे दी। जब वो ऐसा कर देगा, then a law therefore be challenged on the ground that in making delegation of power it is transgressed द परमिशिबल लिमिट। अब यहाँ पे हो गई परमिशिबल लिमिट, जो लिमिट्स डिफाइन करी गई थी परमिशिबल, ठीक है, एक उसके मतलब आपने क्या किया? एक्सेसिव डेलीगेशन कर दिया। जो लिमिट्स आपकी थी उससे हटकर आपने अपने पावर्स को भी क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया। मतलब एक टर्म यूज होता है यहाँ पे जो आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्सेसिव डेलीगेशन। ठीक है, इतना समझ आया? तो यहाँ पे दो तीन चीज आपकी थी कि यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग, बाइंडिंग रूल्स की जो पावर है आपकी, उसके साथ साथ आपने क्या किया? एक्सेसिव डेलीगेशन कर दिया। तीन चीज है, ठीक है। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम है, जितने दिनों से आप पढ़ते चले आ रहे हो। पर जो मेन पॉलिसीज मेकिंग की पावर जो आपकी थी लेजिस्लेशन की, वो आपने इनेबलिंग एक्ट के अंदर क्या किया? उसको आपने पावर्स को डेलीगेट कर दिया एक एक्सेसिव लिमिट के साथ। ठीक है, तो आपने क्या किया? एक्सेसिव डेलीगेशन कर दिया। समझ आया इतना? ठीक है, इसलिए वो सारी चीजें हम यहाँ पे फर्स्ट मोड में लिखेंगे कि भाई ऐसा बात आ जाएगी कि इनेबलिंग एक्ट या फिर जो डेलीगेटिंग स्टेट्यूट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 245, ठीक है, जहां पे क्या दिया गया है? हाँ, बेयर एक्ट है सबके पास? नहीं भी है तो चलो सुनते हैं। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है, आर डिवाइडेड बिटवीन किसके किसके बीच में डिवाइडेड है? पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो एम्बिट ऑफ देयर पावर्स है वो क्लियरली डिफाइंड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई पार्लियामेंट का काम क्या है? कैन मेक लॉ फॉर द होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, और एनी पार्ट देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट टू क्या है? यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका क्षेत्र आता है उसके अकॉर्डिंग क्या है? वो लॉज बना सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट की पावर क्या होती है? स्टेट की पावर क्या होती है बताओ? कौन सी लिस्ट में बनाएगा लॉज? ठीक है, तो सबकी पावर्स क्या है? डिफाइन है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन आएगा? दोनों आ जाएंगे। ठीक है, बट जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो जो सेंट्रल के द्वारा बनाए गए लॉज हैं उनको क्या है? वो प्रिवेल करेंगे ओवर स्टेट लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीधे सीधे प्रोविजंस डिफाइन किए गए हैं कि भाई आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है और आपको ये बनाना है। उसके अंदर ही हम बात कर रहे हैं ये इनेबलिंग एक्ट वाली बात। ठीक है, तो पार्लियामेंट को जब पावर दी गई या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है, उनकी उनकी लिमिट्स डिफाइन की गई हैं कि आपको ये करना है, तो आप इनेबलिंग एक्ट के थ्रू अपनी जो पावर है उसको आप एक्सेसिव डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स क्या है आपका? जहाँ पे आप सोर्स करोगे कि आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है रितिका, कौन कौन बैठा है? कंचन, ठीक है, तो आपका सोर्स ये हो गया। आप यहाँ से सपोर्ट करोगे अपने आंसर्स को, क्योंकि बातचीत तो जो थ्योरी वाइज है वो हम फिर से वही पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का डेलीगेटिंग लेजिस्लेशन के अंदर। ठीक, पर यहाँ पे जो की पॉइंट्स आपको यूज करने हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग की पावर है, जो बाइंडिंग रूल्स हैं, उनको एक्सेसिव डेलीगेट कर देना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? जो आपकी पावर्स आर्टिकल 245 इधर जो दी गई हैं उनको क्या कर रहे हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करने लगे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर्स क्या है? क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, आपको लॉज बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द 3 लिस्ट, आप जिस भी लिस्ट में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट केस आप पढ़ोगे वो री डेली लॉस केस है। ठीक है, री डेली लॉस एक्ट केस, जो आप यहाँ पे लिखोगे अपनी पहली जो पॉइंट है हमारा, दैट इज द इनेबलिंग एक्ट और डेलीगेटिंग स्टेट्यूट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ये आप अपना केस डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये केस के फैक्ट पता है किसी को? सुशील, अविनाश कौन है? कंचन, राजितोषा, बताओ भाई। बहुत ही पुराना केस है। किसी को आइडिया है? मैम केस का नाम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा।
री दिल्ली लॉज एक्ट केस। दिल्ली वाला में। हाँ, दिल्ली लॉज एक्ट केस। बताओ जल्दी। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था, जो बात हो रही है उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था। हाँ, इसकी एक डॉक्ट्राइन के लिए इसको इंटरप्रिटेट किया गया, तो हम थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा। मैम आई थिंक ये आर्टिकल 143 से रिलेट करके कुछ जजमेंट आया था इसका। और मैम ये ऐसा कुछ था कि दिल्ली में कुछ गवर्नमेंट का ऐसा कुछ था कि जो गवर्नमेंट गैजेट जारी करते हैं ना मैम, हम्म, तो उसमें मतलब उसका जो एक्स्ट्रा कुछ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन करके देते हैं। अच्छा, ये जो केस है उसका नाम है री दिल्ली एक्ट लॉ केस, ठीक है, लॉ एक्ट केस। तो ये जो टर्म री यूज हुआ है ये क्यों हुआ है, जो आपने 143 बोला आर्टिकल, उसके अंदर क्या दिया गया है कि, और उसका ये इधर जो री यूज हुआ है वो क्यों हुआ है। वो रेफरेंस केस होते हैं एडवाइजरी हाँ, जुरिस्डिक्शन का। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, एडवाइस टाइप की मांगता है, ठीक है, हाँ, तो इसलिए वो हो जाता है री, उस पर्टिकुलर चीज पे एडवाइस मांगी गई है। तो जो आपने 143 बोला वो यही पावर है, ठीक, कि आप क्या करो, द प्रेसिडेंट में सीक ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, किसकी बेसिस पे, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, जहाँ पे उनको लगता है कि ओपिनियन पाना लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो केस है ये भी यही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो क्वेश्चन था कि भाई, जो इज अबाउट द परमिशेबल लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग पावर, जो हम लोग बात ही कर रहे हैं लॉ मेकिंग पावर की, तो भाई आपको पता होना चाहिए जो केस है वो भी दरी बेस्ड होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, ये 3 एक्ट की यहाँ पे बात हो रही थी, दिल्ली लॉ एक्ट केस 1912, अजमेर मेवाड़ एक्सटेंशन ऑफ लॉ एक्ट 1947, और एक, हेलो एक सेकेंड, वॉइस आ रही सबको, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई थी, जो प्रेसिडेंट ने एक तरीके से ओपिनियन मांगा था इन तीनों केस, जो एक्ट हैं उनके बारे में मांगा था, उनके पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में मांगा था। तो दिल्ली लॉज एक्ट केस सेक्शन 7, जिसका उन्होंने पूछा था मैम प्रेसिडेंट। सेक्शन 7 हाँ, सेक्शन 7, सेक्शन 2 ऑफ अजमेर मेवाड़ एक्ट, और एक था जो आफ्टर ये इंडिपेंडेंस, ये जो स्टेट्स थे उनको 3 उसमें भाग डिवाइड कर दिया था, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट सी के जो लॉज थे रिगार्डिंग, उसका सेक्शन 2 था, उससे रिलेटेड उन्होंने जो था एडवाइस मांगी थी कि भाई इस एक्ट के अंदर लिखा क्या गया है, इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर मेंशन क्या है। जो ओवरऑल जो डिटेल ना जाकर जो हमको पढ़ना है वो ये था भाई इसमें, कि प्रेसिडेंट ने जो एडवाइस मांगी थी वो ये मांगी थी कि आप मुझे बताइए कि इन जो सेक्शंस हैं उसमें एक तरीके से क्या थी, पावर डेलीगेट जो करी गई थी, किसको करी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करी गई थी, कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक्ट को किसी भी हद तक, मतलब जो मेवाड़ एक्सटेंशन लॉ है उसमें दूसरे एक्ट मतलब एक तरीके से आप लगा दो, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में टेरिटरी, मतलब आप अपने आप से एज यू डीम्ड फिट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, चेंजेस कर सकती थी लॉज के अंदर, ठीक है। तो ये पावर थी डेलीगेट करने की, वहाँ पे एक्सेसिव पावर डेलीगेट कर दी गई थी इन एक्ट के अंदर, ठीक, कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फ्रेम कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। तो क्या हम लोग को ये पावर दी गई है, जब तो हम पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, क्या हम लोग को इतनी पावर दी गई है डेलीगेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, ये काम किसका है, ये काम तो भाई पार्लियामेंट का काम है, ठीक है। तो इन्होंने इस हद तक पावर यहाँ पे डेलीगेट कर दी गई है कि आप एक्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इसको लगा सकते हैं, ठीक है।
लिमिट्स वगैरह मतलब पॉलिसीज फ्रेम करना, बाइंडिंग रूल्स बनाना, वो तो अलग ही बात होगी। इसको अमेंडमेंट की पावर भी दे दी है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रेसिडेंट ने यही पूछा था, यहाँ पे इसके से रिलेटेड, डेलीकेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड यहाँ पे एडवाइस मांगी गई थी बाय द प्रेसिडेंट इन तीनों एक्ट से रिलेटेड। तो जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो जजमेंट है। ठीक है, आप एक बार इसको फिर से पढ़ लेना अगर आपको मिल जाए। इसका जो जजमेंट है वो हम लोग को इसमें मेंशन करना है अपने आंसर्स में। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया था उसमें क्या इन्होंने बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ रहे हो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि रिजिड, जो हम दो टर्म यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, ठीक है, तो एक तरीके से वो वाला रिजिड पार्ट नहीं है। अगर रिजिड पार्ट होगा तो क्या डेलिकेटेड लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा? बताओ। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपको सीधे सीधे बता दिया गया कि भाई आपकी लिमिट्स ये हैं, आपकी ये हैं और आपकी ये हैं। तीनों पिलर्स की लिमिट्स आपने बता दी। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, तीनों आपने बता दिया कि आपकी ये लिमिट्स ये हैं। और उसके बाद अगर आपने सीधे सीधे सेपरेशन ऑफ पावर्स अपने इंडिया में लगाया, क्योंकि अपने इंडिया में क्या चीज़ पॉलिसी वर्क करती है, दैट इज चेक एंड बैलेंस। ठीक, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि हमारे अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। ठीक, इसका मतलब हमारे यहाँ डेलिकेटेड लेजिस्लेशन एक हद तक आप कह लो है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ उन्होंने बोली। पार्लियामेंट वॉज नेवर कंसिडर्ड एज ए एजेंट ऑफ एनी बडी। अब सेकेंड चीज़ आ जाती है, एजेंट ऑफ एनी बडी। यहाँ पे एजेंट क्यों बोला गया? क्योंकि एक हम लोगों ने डॉक्ट्राइन पढ़ी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, क्या पढ़ी थी? डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, याद है? Yes. ठीक है, मतलब कि आपको जो पावर्स डेलीगेट हुई हैं, किससे? ये हम लोग इंग्लिश लॉ उधर पढ़ते चले आ रहे थे। जो आपको पावर डेलीगेट हुई है अपने सिटीजन से, वो आप फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो किसी का एजेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप बोलोगे कि उसको पावर कहीं से डेलीगेट की गई है तो ऐसा नहीं है। ये पावर उसको कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से मिली है। समझ में आ रहा है? मतलब अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के अकॉर्डिंग सिटीजन से आपको पावर नहीं मिली है। ठीक है, जो हम और लॉ और कंट्रीज में पढ़ते आ रहे हैं जो ये थ्योरी, ठीक, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे पावर मिली है, किससे मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से मिली है। ठीक है, वॉज नेवर कंसिडर्ड एज ए एजेंट ऑफ एनीबडी। सो जो एप्लीकेशन है डेलीगेटिस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरी, दैट इज डू नॉट अप्लाई अंडर द इंडियन प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सेकंड बात ये हुई। अब बात आ जाती है, तो हम लोग को अभी कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है इन दो पॉइंट से कि भाई कुछ ना कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टाइप इंडिया में है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, इनकी जजमेंट से लग रहा है? हेलो, 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 रितिका, वॉइस चली गई थी क्या अभी? हमारे पास आ रही है, और लोग के पास नहीं आ रही आई थिंक। राजितोषा, दीक्षा, किस किस के पास आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है अब। अब आ रही है, बीच में चली गई थी ना। सुशील, प्रमोद जी, कंचन, वॉइस आ रही है? अविनाश? आ रही है हाँ, आवाज ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों से हमको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है?
एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है इन 2 पॉइंट से, जो जजमेंट के 2 पॉइंट हमने अभी पढ़े कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या है कि पार्लियामेंट वाज नेवर कंसिडर्ड एज ए एजेंट ऑफ एनीबॉडी, ठीक है। तो जो डॉक्ट्राइन है डेलिकेटिस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरी वो यहाँ पे इंडिया में अप्लाई नहीं होता, ठीक। अब जो थर्ड जजमेंट का पॉइंट है उनका वो ये है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट itself by creating a parallel legislative body cannot delegate, मतलब जो पार्लियामेंट है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर क्या हो गया, अब एक तरीके की यहाँ पे जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रखना है वो वर्क करने लगे उनकी थर्ड पॉइंट के अंदर कि भाई पार्लियामेंट को कोई भी ऐसी बॉडी लेजिस्लेटिव पैरेलल अपने खड़ी नहीं कर देनी है, समझ रहे हैं आप। मतलब आपको पावर तो दी गई है डेलीकेट करने की, कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आपके पास इतनी पावर आपको दी गई है कि आप अपनी लिमिट के अंदर वर्क करें और एक अपने ही बराबर की एक और बॉडी मत खड़ी कर लें, पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी आप खड़ी मत करिए, समझ आ रहा है। Yes, ma'am. पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी क्या हुई, आपने किसी सेकंड पर्सन को इतनी ज़्यादा पावर दे दी कि वो आपके सर के ऊपर ही बोल रहा है, ठीक है। दोनों एक लेवल पे आ गए हैं, मतलब जो आपने पावर्स डेलीकेट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, उसकी पावर और आपकी खुद की पावर सेम लेवल पे खड़ी हुई है। तो आप इतनी पावर डेलीकेट मत करिए कि आप क्या करें, एक और पैरेलल लेजिस्लेटिव बॉडी क्रिएट कर दें, ठीक है। द पावर ऑफ डेलीगेशन इज एंसिलरी टू द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ये कुछ पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोले, और एट द सेम टाइम the limitation upon the power of the legislature is that the legislature cannot part with its essential legislative power which is vested on it by the constitution। अब यहाँ पे सीधे सीधे देखो बात आ गई, सबको वॉइस आ रही है कि नहीं, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इसमें सीधे सीधे वही बात कह दी गई है कि भाई आपकी जो पावर्स दी गई हैं, जो हमने अभी 245 उधर आर्टिकल्स में देखा, जो सोर्स है जहां से हमको पता चल रहा है, उसके लिमिट में रहकर ही आपको वर्क करना है, आपको लिमिटेशंस प्रोवाइड कर दी गई हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो ये एसेंशियल है आपके लिए कि आप उन लेजिस्लेटिव पावर जो आपको वेस्टेड की गई हैं बाई कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, उनकी लिमिट में आपको रह के काम करना है, उससे ज़्यादा मतलब आपको एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं करना है, आपको कोई भी ऐसी बॉडी फॉर्म नहीं करनी है जो आपके पैरेलल हो जाए, आपके लेवल पे आ जाए। आपको लॉ मेकिंग का काम दिया गया है तो आपको लॉ फ्रेम करने हैं, आपको इनेबलिंग एक्ट में इतना नहीं डाल देना है कि आपने अपने आप को फ्री रखने के लिए आपने क्या किया, पूरी अपनी पावर्स क्या कर दी, डेलीगेट कर दी। तो ये जो 3 एक्ट थे उसमें कुछ ऐसा ही था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस उन्होंने हेल्ड किया इस री डेली लॉ केस में, द एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड लॉ मेकिंग पावर इनवैलिड करार कर दी गई जो लॉ मेकिंग पावर थी जो गवर्नमेंट्स को मिल रखी थी, बिकॉज द इनेबलिंग एक्ट एक्सीड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स इन परमिटिंग द एग्जीक्यूटिव टू रिपील ए लॉ एक्सिस्टिंग इन द एरिया। यहाँ पे मेन क्या हो रहा था, यहाँ पे तीनों एक्ट के अंदर कि भाई इनको पावर दे दी जा रही थी रिपील करने की भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपकी लिमिट्स थी, लॉ मेकिंग लिमिट्स थी, उसको एक्सीड कर दिया था, एक्सेसिव कर दिया था, ठीक। जो इतनी परमिशन दी गई है उससे ज़्यादा हटकर, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी डिसीजन आया उन्होंने क्या किया, जो लॉ मेकिंग पावर थी उसको इनवैलिड घोषित कर दिया था। समझ आ रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया कि जो कोर्ट हेल्ड दैट ऑल एक्ट्स वर वैलिड, पर जो पार्ट था ऑफ द थर्ड स्टैट्यूट विच डेलीकेट द पावर ऑफ रिपील का जो पावर दे रखा था उसको क्या किया, वो किसके कैटेगरी के अंदर आ गया, एक्सेसिव डेलीगेशन के अंदर आ गया था, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को उन्होंने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उस पर्टिकुलर पार्ट को, पूरे एक्ट को नहीं। वॉइस आ रही सबको, हेलो हेलो, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट को। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी वर्क करेगी, यहाँ पर कौन सी थ्योरी वर्क करेगी,
किसी एक्ट के पर्टिकुलर पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, पूरे एक्ट को नहीं, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी वर्क करेगी? हाँ, हेलो, 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 वॉइस आई? नेटवर्क का इशू आज बहुत हो रहा है भाई। हाँ, हवा बहुत चल रही है ना, तो यहाँ पे जो थ्योरी वर्क कर रही है वो कौन सी वर्क कर रही है? आप किसी पर्टिकुलर एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन अनवैलिड इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हो, तो कौन सी थ्योरी यहाँ वर्क कर रही है? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वर्क कर रही है, क्योंकि पूरा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो रहा, बल्कि उसका कुछ पार्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है। ये समझ में आया आपको? पहला पॉइंट, सिर्फ पहला पॉइंट बताया था मैंने। ठीक है, Yes, ma'am. कल हम स्लाइड के थ्रू आपको ये तीनों पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, बट मैंने सिर्फ एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। सारे केस लॉस एक से हैं, ठीक, क्योंकि जुडिशियल कंट्रोल ये आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें री डेली लॉज एक्ट केस है, एक केस और है वो हम कल बताएंगे, बट आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव पावर को डेलीकेट किया जा रहा है, और जो इनेबलिंग एक्ट है वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इनेबलिंग एक्ट किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है। तो वही अपनी एक्सेसिव पावर को यहाँ पे डेलीकेट कर रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो उसको पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अंडर दोज आर्टिकल्स, उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का आपका पहला पॉइंट डिस्कस हुआ था। अभी इसमें बहुत कुछ है जो हम कमिंग क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। अभी 2-3 क्लास हम सोच रहे हैं इसके लेंगे, उसके बाद कुछ डेलिकेटेड लेजिस्लेशन के केस लॉज हैं विथ फैक्ट्स, उनको बताना है, ठीक है। आज का